गुड इवनिंग दोस्तों, मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नाभिक की खोज, नाभिक का संगठन और परमाणु और नाभिक का आकार, इनमें क्या रिलेशन है और कैसे खोज हुई, किस किस ने खोज में योगदान दिया। चलिए चलते हैं नाभिक की खोज। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नाभिक की खोज या रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अल्फा कण की, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अल्फा कण क्या होते हैं? ये हीलियम के धनावेशित नाभिक होते हैं। धनावेशित नाभिक मतलब ये है कि He2 पॉजिटिव को ही अल्फा कण कहते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, धनावेशित नाभिक, यानी इन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। हालांकि हम नाभिक की खोज कर रहे हैं तो यहाँ पे धनावेशित नाभिक का तो कोई जिक्र होना नहीं चाहिए। बस ये ध्यान रखें कि अल्फा कण पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक बात। दूसरा, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव के चार्ज के साथ में लाया जाता है तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, दूर हटाते हैं। अब बात करते हैं नाभिक की खोज की। टाइम था 1911। वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, गीगर और मार्सडेन। गीगर और मार्सडेन ये रदरफोर्ड के 2 शिष्य थे, उनके चेले थे, जिन्होंने सारे काम को अंजाम दिया था। तो सन 1911 में रदरफोर्ड के निर्देशन में, यानी जैसे जैसे रदरफोर्ड बता रहे थे, सन 1911 में रदरफोर्ड के निर्देशन में कार्यरत गीगर तथा मार्सडेन नामक वैज्ञानिकों ने स्वर्ण धातु यानी गोल्ड, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की और निम्न जानकारियां तथा निष्कर्ष प्राप्त किए। क्या क्या जानकारियां थी और क्या क्या निष्कर्ष थे, 1 बाय 1 हम लेकर के चलेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, कोई रुकावट नहीं होती, आर पार निकल जाते हैं जी। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, यानी प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से जाते हैं टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। ये है अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स। चलते हैं, देखते हैं। तो ये बता कि अधिकांश अल्फा कण जो थे वो धातु की पन्नी के आर पार निकल गए थे। पहली जानकारी। निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। 1 बाय 1 चलेंगे। पहला, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरी बात, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से प्रतिकर्षित या विक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। तो जब ये कहीं गए होंगे और दूर से ही धकेल दिए गए तो निश्चित रूप से दूर से धकेलने वाला पदार्थ जो था वो पॉजिटिव चार्ज था। जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब अल्फा कण नजदीक जा रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज कोई कांटेक्ट में आया तो उस पॉजिटिव चार्ज ने इसको रिपेल कर दिया, धकेल दिया। तो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं और अल्फा कण हीलियम के धनावेशित नाभिक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये धनावेशित अल्फा कण किसी धनावेश द्वारा ही दूर धकेले गए होंगे। यानी कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग है, और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से जाते हैं उसी से वापस लौट आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो अल्फा कण की तुलना में ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सॉलिड होता है, ज़्यादा सघन और ठोस होता है। कभी आपने अगर कंचे खेले हों और उनमें लोहे की गोली यूज की हो, तो अगर कंचे पे लोहे की गोली मारते हैं तो कंचा दूर जाता है, लेकिन अगर लोहे की गोली पर कंचा मारते हैं तो भी कंचा दूर जाता है। क्यों? क्योंकि कंचा लोहे की गोली की तुलना में कम सघन और ठोस है।
तो वही बात ये है कि अल्फा कण है कंचा और ये है लोहे की गोली, बेरिंग में जो पड़ती है। तो जैसे ही कंचा लोहे की गोली पर टकराएगा तो कंचा लौट करके वापस चला गया। अब दोबारा सुनेंगे। कुछ अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कण हीलियम के धनावेशित नाभिक होते हैं, या छोड़िए अल्फा कण पर धनावेश होता है, अतः माना गया ये किसी धनावेश द्वारा ही प्रतिकर्षित किए गए होंगे। कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से जाते हैं टकराकर उसी से वापस लौट आते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग है जो अल्फा कण से ज्यादा सघन और ठोस है। इन जानकारियों और निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में निहित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। फिर सुनिएगा, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक को कैसे परिभाषित किया कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म भाग में, एक सूक्ष्म आयतन में निहित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो ये है परमाणु का नाभिक। एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। सन 1911 में रदरफोर्ड के निर्देशन में कार्यरत गीगर तथा मार्सडे नामक वैज्ञानिकों ने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तथा निम्न जानकारी और निष्कर्ष प्राप्त किए। नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। नंबर 2, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित युक्त भाग है। क्यों? क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं। और कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो जिस मार्ग से जाते हैं टकराकर वापस लौट आते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेश द्वारा घेरा गया स्थान अल्फा कण से ज्यादा सघन और ठोस है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिक को निम्न प्रकार परिभाषित किया कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में निहित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नाभिक और परमाणु का आकार। चलिए दोनों के आकार की भी तुलना कर लेते हैं। यह बताया गया है कि परमाणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि का इस रेंज का होता है। ये त्रिज्या है इसकी, यानी परमाणु का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, जबकि नाभिक का आकार 10⁻12 और कुछ विद्वान मानते हैं 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। इसका मैं अगर हिसाब लगा के बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो नाभिक है, परमाणु जो है वो अपने नाभिक से लगभग 10,000 या फिर 1,00,000 गुना बड़ा होता है। इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है। नाभिक का आकार 10⁻12 और नाभिक का आकार 10⁻13 सेंटीमीटर, दोनों ही ठीक है। लेकिन अगर एक ही सवाल में दोनों विकल्प आते हैं तो आपको 10⁻13 लगाना उचित रहेगा। तो एक परमाणु अपने नाभिक से, ये नाभिक है और ये पूरा परमाणु है, तो परमाणु नाभिक से लगभग 10,000 से 1,00,000 तक गुना बड़ा होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में बीचों बीच एक क्रिकेट की बॉल रख दें तो बॉल तो है आपकी नाभिक, जबकि पूरा का पूरा ग्राउंड आपका परमाणु होता है। तो परमाणु का आकार 10⁻8 और नाभिक का 10⁻12 से 10⁻13। तो परमाणु नाभिक से 10,000 या 1,00,000 गुना बड़ा होता है। जैसे क्रिकेट के मैदान में रखी क्रिकेट की बॉल को नाभिक और पूरे मैदान को परमाणु मान लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके संगठन की। परमाणु का संगठन क्या है? नाभिक का संगठन क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की परिभाषा आपको बताई तो इसमें यह बताया गया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम 10⁻31 kg
किलोग्राम, जिसे लगभग नगण्य भी माना जा सकता है। अब आ जाइएगा, बताया है कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान और कुल धनावेश, धनावेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है जी धनावेश। जब सारा धनावेश नाभिक में है, इसका मतलब सारे प्रोटॉन नाभिक में है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान भी नाभिक में ही रहता है। द्रव्यमान किन किन में माना गया है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में माना गया है कि ये इनमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन में भी होता है, लेकिन इतना कम होता है कि जिसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ रहता है? नाभिक में। और द्रव्यमान किन किन कणों में मानते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो सारे के सारा द्रव्यमान नाभिक में रहने का मतलब है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही रहते हैं। प्रोटॉन के साथ साथ में न्यूट्रॉन भी नाभिक में ही पाए जाते हैं, क्योंकि सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है और द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही माना जाता है। तो ये था नाभिक का संगठन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को, इन दोनों को सामूहिक रूप में एक वर्ड दिया जाता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन का मतलब नाभिक के कण, नाभिक के कण भी कहा जाता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप में न्यूक्लियॉन या नाभिक के कण भी कहा जाता है। तो परमाणु का आकार नाभिक से 10,000 या 1,00,000 गुना बड़ा होता है। एक बात, संगठन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। दूसरी बात, अगर कोई पूछे लगे कि सिद्ध करो कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो आप बता देंगे कि रदरफोर्ड 1911 के अनुसार, 1911 में हुई थी खोज, रदरफोर्ड 1911 के अनुसार परमाणु का कुल धनावेश उसके नाभिक में होता है। धनावेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। तो इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं। दूसरी बात, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान भी नाभिक में ही होता है। द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही दोनों नाभिक में रहते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन या नाभिक के कण कहा जाता है। रही बात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान बहुत ही कम माना जाता है। इनकी तुलना में नेगलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि नगण्य मान लिया जाता है। तो ये थी नाभिक की परिभाषा, नाभिक की खोज, नाभिक की परिभाषा, परमाणु और नाभिक का आकार और नाभिक का संगठन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।